नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में दशा जो अच्छी या बुरी फल दे, कैसे जाने? इसी के लिए आपको फार्मूला चाहिए, सूत्र चाहिए। हम उन सूत्रों को आपके साथ में बताएंगे, इससे आपको आसानी से, सरलता से दशा का फल समझ में आ जाएगा। उसके लिए हमें ऋषि पाराशर के कुछ सूत्रों को देखना होगा। ऋषि पाराशर का कहना है, क्योंकि पाराशर ऋषि कौन है ये आप सब जानते हैं, ज्योतिष के नायक, ज्योतिष के पितामह ऋषि पाराशर, जिनके सूत्र ब्रह्म की लकीरें कही जाती है। तो दशा अक्सर चलती है तो आदमी भ्रमित हो जाता है कि भैया राहु की दशा बुरी है कि अच्छी है, केतु की दशा बुरी है कि अच्छी है, मंगल की दशा अच्छी है कि बुरी। उसके लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अब उसे हम कैसे समझें, अच्छी है, बुरी है या मिश्रित है? 3 प्रकार की अवस्थाओं, 4 प्रकार की अवस्थाओं को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको अपने चार्ट में देखना होगा। चार्ट में जो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये केंद्र होते हैं। चार्ट में लग्न को मूल त्रिकोण भी कहा गया है, पंचम और नवम को मूल त्रिकोण भी कहा गया है। कुछ ग्रह तटस्थ होते हैं, कुछ ग्रह, तटस्थ का मतलब होता है ना अच्छा ना बुरा, बिल्कुल मौन रहते हैं। तो अब वो जो मौन रहते हैं उस दशा में क्या फल मिलेगा? अर्थात कोई फल नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो जो दशा काल वाले तटस्थ ग्रह हैं, क्या कुछ नहीं करेंगे? इसी पर हमें आगे समझना होगा। ऋषि पाराशर ने ग्रहों की 2 श्रेणियां विख्यात की हैं। पहली श्रेणी वो है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। दूसरी श्रेणी है जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। अब हम पहले जान लेते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं। उसमें आता है जुपिटर, उसमें आता है वीनस, उसमें आता है मरकरी, उसमें आता है मून। अब ये 4 ग्रह शुभ होते हैं, यानी चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति। अब नैसर्गिक नेचुरल पाप ग्रह कौन से हैं? देखो, सूर्य मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है, लेकिन क्रूर व्यक्ति पाप भी होता है। तो महर्षि पराशर का कहना है कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु ये नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। लेकिन ग्रहों का वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण विंशोत्तरी दशा में काम नहीं देता। भाई शुभ है, अशुभ है, पाप है, तो वो इसमें काम नहीं देता। शुभ या अशुभ से दशा पर कोई फल का परिणाम आप कैसे समझेंगे? चार्ट मेरे सामने रखा हुआ है। यूं कह लो कि सीधा काम नहीं देता, क्योंकि इस दशा पद्धति में कभी अच्छे भी बुरे बन जाते हैं और कभी बुरे भी अच्छा फल देने लगते हैं। अब माइंड आदमी का एकाग्र कैसे हो? और संसार में भी तो ऐसा ही देखा जाता है, हमेशा के लिए ना कोई बुरा होता है और ना अच्छा होता है। इसलिए विंशोत्तरी दशा पद्धति प्राकृतिक है और जीवन का दर्पण है। तो आइए हम चलते हैं, समझते हैं। कोई ग्रह विंशोत्तरी दशा में कैसा फल देगा, इस बात को भली प्रकार समझने के लिए हमें यह मौलिक अनुपम सिद्धांतों को देखना होगा। महर्षि ने ग्रहों की 4 श्रेणियां बनाई हैं, 4 श्रेणियों में बनाया। पहली श्रेणी ग्रहों की वो है
जो हमेशा ही शुभ फल करते हैं। दूसरी श्रेणी वो ग्रह है जो सदा अशुभ फल ही करते हैं। तीसरी श्रेणी वो है जो सदा न शुभ न अशुभ यानी तटस्थ रहते हैं, मोह भी नहीं करते। चौथी श्रेणी वो ग्रह है जो कभी शुभ और कभी अशुभ फल करते हैं। तो समझ लीजिए 4 श्रेणियों में आपको अपने चक्र पे जाना। अब उस चक्र में क्या देखना है हम इस पे और चर्चा करते हैं। अब पहली श्रेणी पर आते हैं जो हमेशा शुभ फल देते हैं। वो ग्रह हैं मूल त्रिकोण के स्वामी। मूल त्रिकोण के स्वामियों का समावेश पहली अवस्था यानी शुभ फल देने वालों में से होती है। मूल त्रिकोण कौन से हैं? तो कुंडली में त्रिकोण भाव प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव है। यह बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। इन भावों के स्वामी अगर नैसर्गिक पापी ग्रह, चाहे वो मंगल हो चाहे शनि हो, तो भी वे अपनी दशा भुक्ति में शुभ फल करते हैं, क्योंकि वो निसर्ग रूप से मूल त्रिकोण के हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका लग्न जो है तुला है, ऐसे में नैसर्गिक मूल त्रिकोण के स्वामी शुक्र, शनि और बुध हो गए। अब ये नैसर्गिक रूप से शुभता को लेकर के चलते हैं। ऐसे में अगर मूल त्रिकोण के स्वामी शनि की दशा भी आएगी तो जातक को शुभ फल देगी। इस पर आगे हम चर्चा और करते हैं समझने के लिए। अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र आदि हो तो फिर कहना ही क्या है। मान लो शनि है, मंगल है, सूर्य है, तब तो शुभ है। लेकिन अगर नैसर्गिक ग्रह भी प्राकृतिक रूप से शुभ हैं तो उसकी दशा में कहना ही क्या है। मान लो पंचम घर में मीन राशि है, ठीक है, और लग्न है वृश्चिक, तो मूल त्रिकोण के स्वामी हो गए बृहस्पति, मंगल, और अगर वृश्चिक राशि है तो मंगल लग्नेश हो गए, बृहस्पति पंचमेश हो गए और चंद्रमा नवमेश हो गए। ऐसे में शुभ ग्रह हो गए। तो अब इनकी दशा जब चलेगी तो क्या बुरा फल देगी? नहीं। तो पहली श्रेणी मूल त्रिकोण के ग्रह हमेशा व्यक्ति को अपनी दशा काल चक्र में शुभता की तरफ ले जाते हैं। अब दूसरी श्रेणी पे आ जाइए, लग्न कुंडली में जाइए, दूसरी श्रेणी को देखिए। दूसरी श्रेणी में यानी अशुभ फल देने वाले जो ग्रह हैं वो कहां बैठ के अशुभ फल देते हैं। चाहे वहां शुभ ग्रह ही बैठे हों तब भी अशुभ फल देंगे। उनमें से है तीसरा, छठा और 11वां, यानी तृतीय, षष्ठ और एकादश। तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामियों का समावेश होता है जो सदैव अशुभ फल करते हैं महर्षि पराशर के पद्धति के अनुसार। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा आपकी दशा जो चल रही हो। इन भावों के स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, बुध कोई भी हो, अब शुक्र आदि भी हो तो भी यह अशुभ फल करते हैं। अगर तृतीयेश शुक्र है तो शुक्र की दशा में नुकसान होगा, षष्ठेश शुक्र है तो नुकसान होगा। इसी तरह एकादशेश भी यदि बृहस्पति है तो नुकसान होगा। और नुकसान किस चीज का होगा इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में समझेंगे।
अगर नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल आदि हो जाएं तो फिर अशुभता बढ़ जाती है। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अगर मंगल आदि हो जाएं, सूर्य आदि हो जाएं तो अशुभता बढ़ जाती है। महर्षि पराशर का कहना ऐसा है और देखा भी गया है। अब हमें समझना होगा, जहां तक हमारा विचार है कि एकादशेश अशुभ तो करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? स्वास्थ्य के लिए अशुभ करेगा, धन के लिए नहीं करेगा। आमदनी बढ़ाएगा, इनकम के संबंध में यह फायदा करेगा। हम इन्हीं सूत्रों को लेकर हमेशा कुंडली देखते हैं। अब तीसरी श्रेणी पर आ जाते हैं, जो ना शुभ ना अशुभ, तटस्थ रहते, मौन रहते हैं। वो हैं केंद्र के स्वामियों का समावेश ग्रहों में, अर्थात चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव के स्वामी। चौथा, सातवां, दशम भाव के स्वामी की ग्रह दशा चल रही होगी। अगर यहां पे नैसर्गिक शुभ ग्रह भी हैं, यहां के स्वामी गुरु आदि, चंद्र, बुध, शुक्र आदि, तो अपनी नैसर्गिक यानी नेचुरल प्योरिटी खो देंगे। अशुभ रूप से काम न करेंगे, न शुभ रूप से काम करेंगे। तो अगर केंद्र का स्वामी ग्रह नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल आदि हो तो वो अपने नैसर्गिक पाप प्रभाव को छोड़कर तटस्थ हो जाता है। यदि मंगल चतुर्थेश है या सप्तमेश है या दशमेश है, तो मंगल की दशा में जो अमंगल होना चाहिए था वो नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये है। क्यों? क्योंकि पाप ग्रह केंद्र में होने पर तटस्थ हो जाते हैं, अपनी अशुभता खो देते हैं, मौन हो जाते हैं। ये ग्रह कब शुभ अथवा अशुभ रूप से काम करता है, इस बात का विवेचन हम आगे करेंगे। चतुर्थ श्रेणी पे आ जाते हैं। मैंने पहले बोला था ना, पहली श्रेणी शुभ ग्रह, दूसरी श्रेणी में आपको बताया था अशुभ यानी पाप ग्रह। अब शुभ और अशुभ कहां काम करते हैं उसकी चर्चा की। फिर मैंने चर्चा की कि इनको हम 4 श्रेणियों में लेते हैं। तो 3 श्रेणियों में हो गया तटस्थ ग्रह, जो केंद्र के स्वामी होंगे, उनकी दशा जब चलेगी तो वह बुरा फल नहीं देंगे, बुरे ग्रह। लेकिन शुभ ग्रह अगर होंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे उस दशा में, लिहाजा इसका कोई मतलब नहीं है अच्छी दशा का। चलिए, चतुर्थ श्रेणी, वो ग्रह जो कभी शुभ और कभी अशुभ फल करते हैं, वे कौन से हैं? वे हैं द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी। ये कभी शुभ और कभी अशुभ फल करते हैं। इन ग्रहों के संबंध में महर्षि पराशर का कहना है कि द्वितीय तथा द्वादशेश, द्वितीय भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी उस भाव का फल करते हैं जिस भाव में उनके स्वामी की अन्य राशियां स्थित हों। और द्वितीय और द्वादशेश सूर्य और चंद्रमा यदि हैं तो जिस भाव में उनकी स्थिति है उसके अनुरूप फल करते हैं। समझिए, अब मान लीजिए द्वितीय सूर्य है, मान लीजिए द्वितीय ग्रह सूर्य है और सूर्य बैठे हैं किसी बुध की राशि में, तो बुध का फल करेंगे। इसी तरह मान लीजिए चंद्र ग्रह है द्वितीयेश या द्वादशेश, तो चंद्रमा जिस राशि में, यदि सिंह में बैठे हैं, यदि वो तुला में बैठे हैं तो शुक्र का काम करेंगे। ये दूसरे पर साहचर्य से काम करते हैं। तो द्वितीयेश और द्वादशेश ये ग्रह कभी शुभ और कभी अशुभ फल करते हैं।
द्वादश भाव के स्वामी की महादशा में योग कारक ग्रह की भुक्ति राजयोग का फल करती है। चलिए मान लीजिए हम 12वें भाव में मकर लग्न वालों के लिए देखते हैं। 12वें भाव में मीन लग्न आ जाएगा। अब मीन लग्न है जिस व्यक्ति का 12वें घर में, तो कुंभ लग्न वालों का मीन मेष लग्न वालों का एक राशि का स्वामी धनु राशि भाग्येश हो जाएगा और एक हो जाएगा द्वादशेश। अब यह है जब द्वादशेश और नवमेश की कंडीशन में ग्रह दशा आएगी तो वह बृहस्पति शुभ फल करेंगे, क्योंकि इनकी 2 राशियां हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी की तुला लग्न है, तो तुला लग्न में एक नवमेश बन जाएगा बुध और एक द्वादशेश बन जाएगा, तो ये डबल माइंड वाली बात आ जाती है। तो अब कौन सा फल देंगे, द्वादशेश या नवमेश का? केवल चंद्रमा और सूर्य 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी एक एक राशि है। बाकी चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, इनकी 2-2 राशियां हैं। इसलिए यह 2 प्रकार का फल करते हैं, शुभ और अशुभ। तो हमें देखना है कि द्वादश स्थान पे और द्वितीय स्थान पे कौन सी राशि है। चलिए मान लो वृष लग्न है किसी का। अब द्वितीय कौन हो गए, बुध हो गए, और पंचमेश भी हो गए बुध। तो अब ये मिश्रित फल करने लग जाएंगे, पंचम भाव का फल और द्वितीय भाव का फल। बुध अपनी कंडीशन को, अपनी दशा में आपके साथ परिवर्तनशीलता का प्रतिफल देंगे। इस प्रकार तमाम तरह के विविध लग्नों में ग्रह विविध प्रकार से किस तरह का फल करेंगे, इस बात का दिशा निर्देश हमको 4 श्रेणियों के द्वारा मिल जाता है। अब इस निर्देश का प्रयोग करते हुए हम स्वयं देखें जन्म कुंडली में मेष लग्न के अनुसार, वृष लग्न के अनुसार किस किस लग्न के लिए कौन कौन सा ग्रह अच्छा अथवा बुरा फल करता है। क्योंकि स्मरण रहे कि वो जो अच्छा या बुरा फल है हमेशा दशा भुक्ति में ही व्यक्ति को प्राप्त होगा। जैसे अब लग्न है मेष, तो मेष लग्न वालों का पंचमेश सूर्य हो जाएगा। पंचमेश कौन हो जाएगा, सूर्य। चार्ट के अंतर्गत आप जाइए, अगर आपके मेष लग्न की स्थिति है तो लग्नेश हो गया सूर्य। एक त्रिकोण का स्वामी होता है सूर्य। अब ये नैसर्गिक रूप से ये ग्रह क्या है, क्रूर है, लेकिन यह शुभ फल करेगा पंचमेश होने के कारण। इसको ऐसे समझेंगे, पंचमेश होने के कारण ये नैसर्गिक रूप से अच्छा फल करेगा। अपनी दशा भुक्ति में कौन सा फल देगा, पंचम भाव का फल, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, मंत्रणा प्राप्ति, सचिव स्थान की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र से शक्ति की प्राप्ति और इष्ट उपासना के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति का समय होगा। ये प्रतियोगिता की परीक्षा में सफलता आदि, निज कारकत्व का संबंधी राज्य, मान, यश, सत्ता आदि पंचम भाव से देखा जाता है। तो सूर्य की दशा मेष लग्न वालों के लिए शुभ फल देगी। समझिए, इस तरह से सूर्य के बाद दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर मेष लग्न में चंद्र का चतुर्थ
केंद्र का स्वामी होना चंद्रमा की शुभता को कम कर देता है, न्यून कर देता है। लेकिन यदि चंद्र पक्ष में बलहीन, पक्ष में बली है, यानी सूर्य से दूर है, सूर्य से चंद्रमा जितना दूर होगा उतना बढ़िया फल देगा। सूर्य और चंद्रमा जब एक जगह होते तो अमावस्या का प्रतिफल मिलने लगता है। तो सूर्य से दूर होकर अगर चंद्रमा चतुर्थ में है तो फिर शुभ फल करेंगे। और अगर पक्ष बल में हीन है, हीन बली है, पाप युक्त या पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा है, तो चंद्रमा मेष लग्न वालों के लिए नुकसान वाला फल देंगे। चंद्र चतुर्थ भाव संबंधी और अपने कारकत्व संबंधी शुभ अशुभ घटनाओं की सृष्टि दो तरह की करेगा। इसी तरह से मेष लग्न वालों के लिए हमें समझना है मंगल कौन सा फल देगा। मंगल एक हो गया लग्न का स्वामी, एक हो गया अष्टम का स्वामी। लग्न का स्वामी होने के कारण मंगल सदैव शुभ फल करेंगे और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ फल करेंगे। यहां पर एक बात जरूर याद रखना, लग्न के स्वामी हमेशा उच्च अच्छा फल देते हैं, चाहे वो अष्टम के भी स्वामी क्यों ना हो जाए। अगर मेष लग्न है तो अष्टम में वृश्चिक लग्न हो जाएगा, इसी तरह तुला लग्न है तो अष्टम में वृष लग्न हो जाएगा, परंतु ये तुला लग्न का प्रतिफल देंगे जातक को। तो मेष लग्न है और मंगल कहां का भाव हो गया, लग्न का, और आठवें का स्वामी हो गया। आठवां भाव बहुत अनिष्टकारी है, कुप्रभावी है, लेकिन पहला भाव केंद्र और त्रिकोण होने के नाते अतीव्र उत्तम राजयोगकारी है। आठवां भाव इतना अनिष्टकारी नहीं है जितना पहला भाव शुभकारी है। इसके अतिरिक्त मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ने से मुख्य फल किसका होगा, लग्न का होगा, आठवें भाव का नहीं होगा। इसलिए परिणाम अंतिम में क्या होगा, मेष लग्न वालों का मंगल बहुत कुछ शुभ ही होता है। अर्थात अगर आपके मंगल की दशा आती है मेष लग्न होने पर तो आपको उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, ना कि बुरा मिलेगा। मेष लग्न वालों के लिए इसी प्रकार बुध पर चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न है मान लीजिए, तो एक तो तृतीय भाव का स्वामी हो गया, छठे भाव का स्वामी हो गया, दोनों त्रिसडाएं हैं। तृतीय भाव में मिथुन और छठे भाव में कन्या, दोनों के स्वामी बुध हैं। तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं बुध। तो पाराशरीय नियमों के अनुसार इन दोनों भावों का अधिपति बुध क्या होगा, अनिष्टकारी होगा। लिहाजा मेष लग्न वालों को बुध की दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा, बुध अशुभ फल देगा पाराशरी मत के अनुसार। जितना जितना बुध बलवान होगा उतना उतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हानि करेगा, धन के क्षेत्र में लाभ करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। यद्यपि बहन भाइयों के विषय में निर्बल बुध अच्छा फल नहीं देगा, अर्थात उनके जीवन तथा उनकी संख्या को कम करेगा, क्योंकि बुध तृतीयेश है। इस तृतीय घर किसका है, भाई बहनों का है। इसी तरह हम बृहस्पति के बारे में विचार कर ले कि मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति का फल कैसा होगा जब दशा आएगी। तो बृहस्पति का फल अब 12वें और 9वें घर का फल देने लगता है, दो जगहों का स्वामी हो गया। मेष लग्न में गुरु 9वें और 12वें भावों का स्वामी बन जाता है, तो द्वादशाधिपति यानी 12वें घर का स्वामी होने के कारण गुरु अपनी दूसरी राशि जो 9वें में है धनु, तो 9वें का फल देगा, द्वादश का फल नहीं करेगा। यदि गुरु बलवान हुआ
आपकी जन्म कुंडली में तो राज पुरुषों की, गवर्नमेंट से संबंधित मंत्री इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, धर्म में रुचि होगी, ऊंचे विचार आएंगे, व्यवसाय में उन्नति होगी, कोई दैवी शक्ति से लाभ प्राप्त होगा। नवम भाव संबंधी घटनाएं, नवम भाव क्या है? धर्म है। नवम भाव संबंधी घटनाएं घटेंगी। अगर निर्बल हुआ तो राजपुरुषों द्वारा विरोध होगा और गुरुजनों से विरोध होगा, धर्म में अरुचि होगी, भाग्य में हानि आदि की घटनाएं होंगी। अब इसे समझने का और आगे प्रयास करें। शुक्र मेष लग्न वालों के लिए दशा में क्या फल देगा? द्वितीयेश है और सप्तमेश है। एक केंद्र का स्वामी, एक द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र। द्वितीय धनेश और सप्तम जायेश। अपनी अन्य राशि के भाव अर्थात सप्तम भाव के संबंध में कार्य करेगा, द्वितीय भाव के संबंध में कार्य नहीं करेगा। मेष लग्न वालों को शुक्र, यदि शुक्र बलवान हुआ तो एक शुभ ग्रह के केंद्र के स्वामी होने के नाते शुभ फल नहीं देगा। इसलिए शुक्र के आर्थिक क्षेत्र में अच्छा फल करने के लिए आवश्यक होगा कि उन पर अशुभ प्रभाव युति अथवा दृष्टि द्वारा न हो। मतलब शुक्र पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो कुछ शुभता की आशा की जा सकती है। इस प्रकार से हम चलते हैं शनि के बारे में जानते हैं। शनि एकादशेश और दशमेश हो जाते हैं, कर्मेश और आयेश हो जाते हैं। क्या करेंगे मेष लग्न वालों के लिए शनि अपनी दशा में? अच्छा या बुरा फल करेंगे, यह समझना है। एक केंद्र में राशि है और एक त्रिशडाय में है, 11वें घर आमदनी के घर में कुंभ राशि है। मेष लग्न वालों के लिए शनि दशम और 11वें भाव का स्वामी बनता है। दशम केंद्र का स्वामी होने के नाते शनि नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण यह अशुभ फल नहीं देंगे मेष लग्न वालों के लिए, महर्षि पाराशर के अनुसार। चूंकि शनि पुनः 11वें स्थान के स्वामी हो, जो कि शुभता के लिए अभिष्ट नहीं है, 11वां घर शुभ नहीं है, इसलिए शनि अंतिम परिणाम क्या देंगे? पाराशरीय नियमों के अनुसार त्रिशडाय 11वें के अनुसार क्या फल करेंगे? पाप फल देंगे। परंतु विचार किया जाए क्या धन के लिए नुकसान करेंगे? नहीं। अभी भी यदि शनि बलवान है तो रुपये पैसे के विषय में लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए पुनः मैं उस विषय को आपके सामने प्रेषित करूंगा कि शुभ अशुभ, ना शुभ ना अशुभ और सदैव अशुभ, इन 4 श्रेणियों में प्रत्येक लग्न के अंतर्गत अपने ग्रहों की दशा का अनुभव आपको करना सीखना चाहिए। फिर कहूंगा, लग्न त्रिकोण है, लग्न से पंचम त्रिकोण है, लग्न से नवम त्रिकोण है, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र है। इस तरह से जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र में पाराशरीय मतानुसार अपना शुभत्व नष्ट कर देते हैं और अशुभ ग्रह केंद्र में अपना अशुभत्व नष्ट कर देते हैं। तो ये छोटे से सूत्रों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपनी दशा काल की स्थिति का पूर्ण अनुभव हो जाता है कि कौन सी दशा आपको क्या फल करेगी। हम वीडियो में यहां विराम देंगे, बड़ा वीडियो बन गया। आगे पुनः हम इस श्रृंखला को वृष लग्न वालों के लिए जारी रखेंगे कि जिनका वृष लग्न है, यूं तो हम प्रत्येक लग्न पर चर्चा करेंगे, जिनका वृष लग्न है उनको कौन से ग्रह बुरा अपनी दशा में फल देंगे, कौन से ग्रह अच्छा अपनी दशा में फल देंगे, या कौन से ग्रह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है
तो आप इसे सेव कर लीजिएगा, सुरक्षित करके रखिएगा। ये पाराशरीय सिद्धांतों के अनुसार आपको मैं सूत्र दे रहा हूं। लेता हूं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।